सो अगर हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो इसका आइडिया 16th सेंचुरी के करीब आना शुरू हो गया था। हुआ यह था, अमेरिका के अंदर से कुछ गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन जिसके साथ ट्रेड किया जाता था वो ट्रेड के लिए या कैसे भी शिफ्ट हो रहे थे यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर प्राइस लेवल बढ़ने लगा था। तो बाद में 18 सेंचुरी में तकरीबन 1802 के आसपास 1802 के आसपास एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम हेनरी थॉर्टन था। उन्होंने इस बात का अंदाज लगाया कि अगर किसी जगह पर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो वहाँ पर प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यह एक आइडिया वहाँ से आया। उन्होंने कहा प्राइस तो बढ़ते ही है लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट नहीं बढ़ता। मतलब मनी का सप्लाई बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट नहीं बढ़ता, वो वही के वही रहता है। मनी सप्लाई बढ़ी तो प्राइस बढ़ गई लेकिन आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी थ्योरी को फिर इरविंग फिशर्स ने आगे बढ़ाया। वो कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन is increases, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa. So basically वो सिंपली ये कहना चाहते थे, उनके कहने का मतलब ये था कि मार्केट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो गई तो प्राइस भी डबल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है, वो घट जब प्राइस बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है या घटती है स्टूडेंट्स? जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस ऑब्वियसली घटती है। परचेसिंग पावर ऑफ, उनकी एक बुक थी, यहाँ नीचे लिखा है प्रोफेसर इरविंग फिशर अ नोटेबल अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उनकी एक बुक थी द परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो 1911 के करीब आई थी। ठीक है, 1911 में पब्लिश हुई थी। इसी में उन्होंने, इस बुक में ही इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का आइडिया दिया है, का जिक्र किया है। सो अगर हम यहाँ बात करें कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये जो है, ये मैंने आपको 1802 बताया है, 16th सेंचुरी बताया। तो 16th सेंचुरी में यही एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जियोन बॉडिन इन 1566। It was Giovanni, an Italian writer of the 16th century who elaborated in its traditional forms. This theory has two general approaches. अब इस theory में दो general approaches है, एक फिशर्स का है और दूसरा कैम्ब्रिज वर्जन है कैश बैलेंसेस। तो हम दोनों पर भी डिस्कस करने वाले। आइए देखते हैं। Fisher's quantity theory is correct in the sense that the price level varies directly with the money supply. क्या बोलते हैं कि फिशर्स की जो क्वांटिटी थ्योरी है इज करेक्ट इन द सेंस दैट द प्राइस लेवल वेरीज डायरेक्टली विद द मनी सप्लाई। मनी का जो सप्लाई है उसके हिसाब से प्राइस लेवल वेरी करता है। मनी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगी, मनी घट गया तो प्राइस घटेंगी। द थ्योरी ब्रिंग्स आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। तो उनकी जो थ्योरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रही है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल को। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है मनी सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, दोनों भी चीज़ें डायग्राम में आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल, जैसे देखिए मनी बढ़ा तो प्राइस बढ़ गई, मनी घटी तो प्राइस घट गया। लेकिन मनी का सप्लाई अगर बढ़ जाता है और प्राइस अगर बढ़ जाती है तो वैल्यू जो है मनी की वैल्यू गिरती है। जो चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है, ठीक है, अगर मनी का सप्लाई बढ़ गया तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती। वही चीज़ 12 रुपये में अगर मिलना चालू हो गई तो 12 रुपये की चीज़ जो है, तो जो चीज़ पहले 10 में मिल रही थी आज उसके लिए 12 रुपये खर्च करने पड़ रहे। तो इसका मतलब ये है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिर गया। अकॉर्डिंग टू फिशर्स डिमांड फॉर मनी इज मेड फॉर ट्रांजैक्शंस मोटिव। द डिमांड फॉर अ सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मनी like any other good. Hence the value of money or price level is determined at that point where demand for money is equal to the supply of money. अगर आप ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप प्रॉपर थोड़ा शांत दिमाग से अगर खुद भी इसको पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स ये काफ़ी टफ है, वैसे इकोनॉमिक्स ये कंसेप्चुअल होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा लेक्चर और पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा।
सिंपल सी बात है, मनी का सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस बढ़ती है, क्योंकि लोग चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर चीज़ों की डिमांड होने के कारण चीज़ों के प्राइसेस हाइक होते हैं। और प्राइसेस हाइक हो गए तो जो चीज़ पहले 10 में मिलती थी आज वो 15 में मिल रही, तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है मनी का वो गिर गया। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फिशर्स, डिमांड फॉर मनी इज मेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। फिशर्स के हिसाब से क्या है कि अगर कोई मनी की डिमांड है तो वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, ट्रांजैक्शंस के मोटिव के लिए उसकी डिमांड रहती है। द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मनी। बराबर है। अब पैसे की डिमांड कितनी है और उसका सप्लाई कितना है, इसी पर उसकी मनी की वैल्यू टिकी हुई है। लाइक एनी अदर गुड्स, अलग गुड्स की तरह। हेंस द वैल्यू ऑफ मनी और अ प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। राइट है। सो फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस फेमस इक्वेशन। तो अभी हम एक इक्वेशन देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे। सो इरविंग फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। देखिए यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू एम वी और पी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस टी। यहाँ पर m जो है ये क्वांटिटी ऑफ मनी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी। v जो है ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है। अब वेलोसिटी क्या होता है, सी वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये है कि ये कितने लोगों के पास से होकर गुजरी है। ठीक है, मतलब मनी चेंजेस हैंड्स। जैसे कुछ पैसे हैं जो होलसेलर के पास है, वो पैसे होलसेलर से रिटेलर के पास है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद कस्टमर के पास। तो ऐसी चार जगहों पे वो हैंड चेंज हुए, मनी हैंड चेंज हुए। राइट। सो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए मनी सप्लाई ये 10 है, m क्वांटिटी ऑफ मनी 10 है और वेलोसिटी 4 है, 4 हैंड्स में वो चेंज हुए, तो हम सर्कुलेशन ऑफ मनी कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 विल बी द सर्कुलेशन ऑफ मनी। खैर वो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अभी थोड़ी देर में आगे समझ में आ जाएगा। सो वेयर m रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर देखिए m जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, p जो है वो प्राइस लेवल है और t जो है वो ट्रांजैक्शंस को, मतलब t रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर मनी इन इज डिटरमाइंड। अभी यहाँ पर हैंस पी वी एम वी डिनोट्स दैट डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो पी वी और पी टी और एम वी क्या बोलते हैं कि जो मनी की डिमांड है वही मनी का सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी आर ऑलवेज इक्वल इन द इक्वेशन सिंस वन मास एक्सपेंडिचर इज अनदर मैंस इनकम। अब ये क्या बोल रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी की जो डिमांड है और मनी की जो सप्लाई है हमेशा इक्वल होंगी, क्योंकि एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम होती है। इन द अबव इक्वेशन नोज एज कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन ओनली करेंसी मनी इज टेकन, बट इन द मॉडर्न इकोनॉमी, अभी जो ऊपर का जो हम लोग जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ करेंसी मनी लिया है। ठीक है, जो बैंक में मनी होती है उसका नहीं लिया, तो उसका भी एक इक्वेशन है। अभी जो ऊपर हमने लिया है ये सिर्फ लोगों के पास जो पैसा है, करेंसी मनी इज टेकन, बट इन द मॉडर्न इकोनॉमी, अभी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें बैंक डिपॉजिट यानी बैंक में रखे हुए पैसे को भी गिना जाता है। फिशर्स लेटर एक्सटेंडेड इज इक्वेशन, तो अभी उसके अगले इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पर m जो है वो करेंसी, मतलब ओनली करेंसी मनी था लोगों के हाथ में का, लेकिन m1 देखिए अभी ही डिनोट्स m1 फॉर डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक एंड v1 फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी। तो यहाँ पर जो m था वो क्वांटिटी ऑफ मनी था, तो यहाँ m1 है ये डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, तो ये m1 यानी बैंक का डिपॉजिट मनी। ठीक है, और यहाँ v था वेलोसिटी, यहाँ v1 है जो बैंक मनी है उसके सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन v1। सी उसका एग्जाम्पल पी टी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम वन वी वन और p इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम वन वी वन डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई टी है। एक मिनट,
ठीक है, एम वी प्लस M1V1 डिवाइडेड बाई टी. द इक्वेशन शो दैट प्राइस लेवल पी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी इज अ प्राइस लेवल, एम इज अ क्वांटिटी ऑन मनी इन सर्कुलेशन, V is the velocity of circulation, M1 is the volume of bank money, V1 is the velocity of circulation of bank money, volume of transaction, T मतलब volume of transactions. ठीक है, T जो है वो ट्रांजैक्शन है, फिर इसके कुछ assumptions है जिसमें इसको कांस्टेंट लिया जाता है, देखेंगे आगे हम. इक्वेशन फर्दर डिनोट्स दैट P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू M. ठीक है, प्राइस ऑफ मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ मनी, V M1 V1 एंड इन्वर्सली टू T. चलिए एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल भाषा में बात करेंगे अभी, तो शायद आपको समझ में आ जाए थोड़ा. ठीक है, M इज रुपीज़ 10,000 इन सर्टन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी है जिसमें 10,000 मनी है 10,000. वेलोसिटी है 10 टाइम्स, यानी 10 हैंड्स में वो गई है. ओके, M1 है, M1 क्या है, तो बैंक मनी है, जो बैंक में डिपॉजिट मनी है, विच इज़ रुपीज़ 20,000. एंड V1 इज़ 20 टाइम्स, यानी बैंक की जो वेलोसिटी, मतलब V1 जो है ये वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी है 20 टाइम्स, और ट्रांजैक्शन जो है वो 100 है. तो हम अगर पिछला फॉर्मूला देखते हैं, पिछला जो हमने फॉर्मूला देखा है, P इज इक्वल्स टू MV प्लस M1V1 डिवाइडेड बाई T. सो P यहाँ है 10,000. ठीक है, सॉरी P यहाँ कुछ नहीं है, P इज इक्वल्स टू, अभी हम P प्राइस ऑफ मनी ही निकाल रहे हैं. ओके, यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, P के बारे में मैंने आपको बताया था, P क्या है, प्राइस लेवल. तो यहाँ हम प्राइस लेवल निकाल रहे हैं. तो फॉर्मूला है MV 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10. तो M यहाँ पर है 10,000, V जो है मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मनी है, प्लस M1 है 20,000 बैंक मनी मल्टीप्लाई बाय 20, जो टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी 20 है, डिवाइडेड बाय 100. सो यू कैन सी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 लाख, प्लस हियर 20 4 lakh divided by 100. Then either 5,000 divided by 100, so you will get price level is equals to 5,000. तो यहाँ पर हमारा प्राइस लेवल क्या आ रहा है, 5,000 रुपये. Thus the other things remaining constant, price level on an average of rupees 5,000. जो अदर चीज़ है ना वो कांस्टेंट होती है, अजम्पशंस में दिया है, वो अजम्पशंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको शायद ये पेज जो है वो समझ में आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू फिशर्स एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम M1V V1 प्लस T रिमेन कॉन्स्टेंट एट सच डायरेक्ट रिलेशन इज इस्टेब्लिश बिटवीन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल. तो फिशर्स की जो ये जो थ्योरी है जो अभी हमने एग्जाम्पल्स भी लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, ऐसा उनका अजम्पशंस है. ठीक है, प्राइस लेवल निकालते वक्त. चलिए उसके बाद है डिमांड फॉर मनी, यानी PT. मनी इज़ डिमांडेड नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस. मनी जो है वो खुद के लिए नहीं, तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ही उसकी डिमांड होती है. और जो डिमांड फॉर मनी है विच इज़ इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स. डिमांड फॉर मनी जो होती है वो मार्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्ट हो रही है उसके इक्विवेलेंट होती है. इट इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टोटल ट्रांजैक्शन T by average price level. Then supply of money MV plus M1 V1, supply of money at any moment in the total amount of money in circulation. क्या बोल रहा है कि जो supply of money है at any moment is the total amount of money in circulation. बराबर, supply of money जितना circulation में money है उतना ही उतनी उसकी total होंगी, which is multiply by the number of times with the money changes hands. जिसको हम मनी चेंजेस हैंड्स जो है वेलोसिटी, उसके साथ हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. और एंड फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी, और उसमें इकोनॉमी में वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है उसे ढूंढ निकालते हैं. अभी हमने ऊपर सीखा है M को हम V से, M1 को V1 से हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ मनी इकोनॉमी में कितनी उसे ढूंढ निकालते हैं. द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ गिवन ईयर इज डिवाइडेड बाय द मनी इन सर्कुलेशन, हैंस
supply of money is determined by the total amount of money in circulation multiply by the average number of times it has changed hands during a period. ठीक है, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन ईयर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी एक जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है, जीडीपी प्लस हमारे देश के लोग जो बाहर से पैसे कमा के लाते हैं, मतलब बाहर के पैसे का इकोनॉमी में एडिशन होता है हमारी, और माइनस बाहर के लोग जो यहाँ से कमा कर लेकर जाते हैं, दैट इज़ व्हाट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यानी जीडीपी मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री बॉर्डर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी मार्केट प्राइस, दैट इज़ व्हाट जीडीपी. ठीक है, और जीएनपी यानी जीडीपी प्लस हमारे देश के लोग जो बाहर से पैसे कमा के ला रहे हैं वो ऐड करेंगे जीडीपी में, और माइनस होगा जो बाहर के लोग यानी फॉरेन के लोग इंडिया से कमा कर ले जा रहे हैं बाहर, तो आपको मिलेगा जीएनपी. तो फिशर्स थ्योरी ये कहती है कि द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन ईयर इज डिवाइडेड बाय द मनी इन सर्कुलेशन. ठीक है, जीएनपी जो निकलेगा उसको जो मनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी में उससे डिवाइड करेंगे. Hence the supply of money is determined by the total amount of money in circulations. ठीक है, and multiply by average number of times. चलिए नेक्स्ट, जो अभी तक हमने बात की है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो सिंपली ये समझिए. देखिए आप यहाँ पे थ्योरी आप पढ़िएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया है. एक्स एक्सिस पे M1 M2 P1 P2 प्राइस लेवल. ठीक है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी है, यहाँ प्राइस लेवल है. सो आप OM देखिए, OM और OP. सो रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप OX पे आपको दिखेगा M, और OX एक्सिस में, X एक्सिस में आप देखोगे O और M. तो यहाँ जैसे OM से OM1 हो रहा है. ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है तो यहाँ आप देखोगे तो OP से OP1 हो रहा है. ठीक है, जैसे यहाँ से ये OM है तो यहाँ से हम जैसे ही OM1 हुए वैसे ही यहाँ OP से OP1 हुआ. मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी तो प्राइस ऑफ मनी भी बढ़ गया, और यहाँ पे जैसे कम हो गया यानी OM से M2 हो गया तो ये यहाँ से यहाँ पर भी कम हो गया. जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी कम कर दी तो प्राइस लेवल भी कम हो गया. सो ये क्या दिखाता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल. ओके, यहाँ आप पढ़ोगे बाजू का थ्योरी तो आपको समझ में आ जाएगा. सेकेंड डायग्राम देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए आप सिंपल सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे OM से OM1 हुआ तो यहाँ जो OV था, ओके, OM हुआ तो यहाँ V2 हुआ. मतलब अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको बढ़ाया तो वेलोसिटी जो है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घट गई. और जैसे आप OM2 देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी घटी तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई. वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि 10 रुपये की चीज़ अगर पैसे का क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ा दिए इकोनॉमी में तो लोग चीज़ों की डिमांड क्रिएट करते हैं और वस्तु के दाम बढ़ते हैं. तो जो 10 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ अभी 15 रुपये में मिलना शुरू हो गई. तो इसका मतलब ये है कि प्राइस, मनी बढ़ा तो प्राइस बढ़ी, मनी घटेंगी तो प्राइस घटेंगी. ये हमारी पहली डायग्राम शो करती है. और दूसरी डायग्राम ये वो बोलती है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताती है कि यहाँ पर हमने मनी का सप्लाई बढ़ाया तो वैल्यू ऑफ मनी गिर गई, और मनी का सप्लाई घटाया तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई. सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी. बाकी इधर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अजम्पशंस. अभी अजम्पशंस क्या है, जब इसको कैलकुलेट करते तो एजम्पशंस क्या है. एजम्पशंस ये है कि प्राइस लेवल जो है, जब हम ऐसा कैलकुलेशंस करते हैं तो प्राइस लेवल जो है वो पैसिव होता है.
प्राइस लेवल पैसिव होता है का मतलब ये है कि प्राइस अपने आप नहीं बढ़ेंगी, ये किसी पर डिपेंड रहेगी। तो यहाँ किस पर डिपेंड रहेंगी, तो वो मनी पर डिपेंड रहेंगी, मनी के सप्लाई पर डिपेंड रहेंगी। ओके, सो मनी पी प्राइस लेवल इज अ पैसिव। नेक्स्ट वन इज टी इज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो टी जो है ये है ट्रांजैक्शन, टी फॉर ट्रांजैक्शन, और ये भी कांस्टेंट है। इट इज अज्यूम दैट टी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन एम। ठीक है, जैसे कहा जा मतलब बोलने का मतलब ये है कि टी को भी कांस्टेंट माना जाता है कि मनी सप्लाई भी अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो भी ट्रांजैक्शंस नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा सिर्फ अज्यूम किया जाता है, अजम्पशंस है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशंस इज वी। वी इज एम इंडिपेंडेंट एलिमेंट, या गलती से एम हो गया, एन है वो। वी इज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो वी जो है वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, और कहा जाता है कि एम अगर चेंज होता है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब एम अगर चेंजेस हुए तो वी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिशर्स अज्यूम दैट वी इज कांस्टेंट एंड इट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन एम। इट इज़ बिकॉज वो क्यों चेंज नहीं होगा वी, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक पॉपुलेशन, ट्रेड एक्टिविटीज़, मतलब टी वी फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी, ये कहीं पे डिपेंड करता है, तो पॉपुलेशन पे, ट्रेड एक्टिविटी पे, हैबिट्स पे, एसेट्रा, विच आर रिलेटिवली स्टेबल एंड चेंज वेरी स्लोली ओवर अ टाइम, जो कि रिलेटिवली स्टेबल है और बहुत लंबे समय के बाद चेंज होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए वी भी जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा अज्यूम किया गया है। M1 इज अ फंक्शनल ऑफ लॉफुल मनी M। सो M1 जो है, the ratio of M1 and M remains constant, therefore the inclusion of M1 in the equation does not disturb the quantity relationship between M and P। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो M1 है, मतलब जो बैंक मनी है, ये भी कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसका M1 M का M पर और P पर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कैलकुलेशंस के वक्त माना जाता है कि थेरी अज्यूम करती है कि जो रिसोर्सेस है इन द इकोनॉमी, ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास काम है, फुल एम्प्लॉयमेंट। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, ये एक अजम्पशंस है यहाँ पर। इट्स अ लॉन्ग पीरियड थेरी, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस ओनली। कहा जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म थेरी है, मतलब माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि इट्स अ लॉन्ग पीरियड थेरी है विच इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस ओनली। ठीक है, सो दीज आर द अजम्पशंस। नाउ क्रिटिसिजम्स, पी इज़ नॉट अ पैसिव एज अज्यूम। अभी हमने देखा था कि पी पैसिव है, लेकिन ये क्रिटिसिजम्स है इस थेरी को लेकर कि पी जो है वो पैसिव नहीं है। क्यों पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है एंड इन्फ्लुएंस टी, और ये ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज प्राइसिंग अगर राइज होती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएंगे, इसलिए पी यहाँ पर पैसिव नहीं है, वो इसको यहाँ पर एक्टिव मानते हैं, ऐसा उनका क्रिटिसिजम्स है। M1 V1 एंड टी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, और ये सारे के सारे एक में एक को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, ऐसा भी क्रिटिसिजम्स हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म। रियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अभी ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि सारा फुल एम्प्लॉयमेंट ही है। सो कीनेस सेज द थेरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज़ रेयर पॉसिबिलिटी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट ये मॉडर्न इकोनॉमी में मतलब नियर टू पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें है ये कि सारे के सारे फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस कंसिडर ओनली। द थेरी ऑफ मनी कंसिडर मनी ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कंप्लीटली इग्नोर इट्स इंपॉर्टेंस एज अ स्टोर ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर सिर्फ एम की बात कर रहे हैं, स्टोर ऑफ मनी की वो बात ही नहीं कर रहे। सो ये एक क्रिटिसिजम्स है कि आप सिर्फ मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान रहे हो, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट रन इग्नोर, अभी हमने पढ़ा, अजम्पशंस कहता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, सब अजम्पशंस पे डिपेंड है, तो शॉर्ट टर्म को इग्नोर किया है, ये भी एक क्रिटिसिजम्स आया है इसमें बाहर। उसके बाद वन साइडेड, द थेरी कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ मनी इज मोस्ट इफेक्टिव एंड अज्यूम डिमांड फॉर मनी टू बी कॉन्स्टेंट।
इट thus हैज इग्नोर्ड द रोल ऑफ डिमांड ऑफ मनी इन कॉजिंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें कि थेरी ये कंसिडर करती है कि सप्लाई ऑफ मनी इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, मनी का सप्लाई ये मोस्ट इफेक्टिव है और इट इज़ अज्यूम डिमांड फॉर मनी टू बी कांस्टेंट, और मनी की डिमांड कांस्टेंट है ऐसा मान के चलते हैं। इट दस हैज इग्नोर्ड द रोल ऑफ डिमांड फॉर मनी। ठीक है, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि वैल्यू ऑफ मनी को चेंजेस करता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल इनकन्सिस्टेंसी। ये भी एक क्रिटिसिज्म आया है। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज टेक्निकली इनकन्सिस्टेंट। M refers to money at a point of time and V for a velocity of circulation over a period of time, and the inconsistency lies in multiplying these two non-comparable factor। ठीक है, क्या बोलते हैं कि M जो है वो मनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दस इनकन्सिस्टेंसी लाइज मल्टीप्लाइंग दिस टू नॉन कंपेरेबल फैक्टर। मतलब टेक्निकल इनकन्सिस्टेंसी है यहाँ पर, ये क्रिटिसिजम्स हो गए। फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, ट्रेड साइकिल को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ये भी एक प्रकार का क्रिटिसिजम्स आया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। देखिए ट्रेड साइकिल मतलब ट्रेड साइकिल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में कभी रिसेशन आते हैं, कभी डिप्रेशन आते हैं। रिसेशन आता है, ठीक है, डिप्रेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है। तो इन्फ्लेशन आता है तो मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, मनी का सप्लाई बढ़ गया तो प्राइजेस बढ़ जाती है, प्राइजेस बढ़ जाए तो ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट रहता है ऐसा माना जाता है। लेकिन क्रिटिसिजम्स आया कि कांस्टेंट ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो इसमें हम ट्रेड साइकिल की बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा, या सीधा अज्यूम कर लिए कि ऐसा ही है। सो यहाँ पर ट्रेड साइकिल को इन्होंने इग्नोर किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इग्नोर। The theory is inadequate as no account of rate of interest is taken। Rate of interest influence the supply and demand for money। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम ज़्यादा होता है तब वो मनी के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, कम ज़्यादा करता है। ठीक है, वो इसकी बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, ये भी एक क्रिटिसिजम्स है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर इग्नोर्ड। द theory ignored the effect of non-monetary factor on the price level। non-monetary factor like institutionals, political, international, मतलब इंस्टीट्यूशनल्स की बात, पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल की बात, ये सबको जो इन्फ्लुएंस करती है प्राइस लेवल को, उसकी बात ही नहीं कर रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये एक प्रकार का क्रिटिसिजम्स इसके लिए आया है। सो गाइस ये था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।